तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डिसीज़न मेकिंग, मतलब ग्रुप डिसीज़न मेकिंग। ठीक है। तो ग्रुप में किस तरीके से डिसीज़न मेकिंग होती है और टीम और ग्रुप में क्या अंतर होता है। देखो, मैं दो तीन चीज़ें और बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है, मैंने पहले भी बताया है कि वो बीबीए से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, कुछ यूनिट्स छोड़ दी जाएं तो। ठीक। तो पहले हम लोग वही टॉपिक क्लियर कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि नोट्स बनाना पड़ता है, मुझे भी बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको लेके आप लोग कंफ्यूज मत होया करिए कहीं पे अगर बीबीए वगैरह का नाम आ जाए तो। वैसे मैं अब डालना बंद कर दिया मैंने इसीलिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जैसे लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन होता है और ग्रुप्स को अलग अलग टाइप्स में रखा जाता है। अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो ग्रुप की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, कलेक्टिव फॉर सिमिलर और सेम गोल्स, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो कलेक्ट होकर के एक ऐसा काम करें जिसका गोल या जो भी प्रोस्पेक्टिव हो वो सेम होना चाहिए, मतलब एक ही सेम गोल के लिए वर्क करें। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, क्या तरीके हैं उसके, क्या टेक्निक्स हैं, और टीम और ग्रुप में क्या अंतर है। ठीक है। तो पहली बात शुरू करते हैं हम लोग ग्रुप डिसीजन मेकिंग से कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है एक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होगा ये? पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, मतलब कि सबको पार्टिसिपेशन करना मस्ट है, ग्रुप के सारे मेंबर्स का पार्टिसिपेशन करना मस्ट है। यानी ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स, यानी कि कई सारे इंडिविजुअल्स, यानी देखो ग्रुप में कई सारे लोग होते हैं। ग्रुप हम तभी किसी चीज़ को बोलेंगे जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स वहाँ पे मौजूद होंगे, यानी दो या दो से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए। ठीक। जब दो या दो से ज़्यादा मेंबर यानी मल्टीपल इंडिविजुअल्स एक साथ, ठीक है, कलेक्टिव फॉर्म में, कलेक्टिव वे में एक्ट करते हैं और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब देखो बात आती है डिसीजन मेकिंग होता क्या है या क्यों किया जाता है। देखो ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हमेशा ग्रुप का फॉर्मेशन कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए या कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए, प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करने के लिए, कंसीडर करने के लिए, और नेसेसरी एक्शन और स्टेप कहाँ कहाँ लेना चाहिए इसके लिए। ठीक है। नए आइडियाज़ और क्रिएटिव थिंग्स को सामने लाने के लिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। जैसे अगर कॉलेज में भी हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ही आपका बना है मैंने, क्योंकि उस दिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप का ही एग्जांपल दिया, मैं आज भी उसी का दूंगा। मगर आपको ये हमेशा याद रखनी है कि व्हाट्सएप ग्रुप एक वर्चुअल ग्रुप है, फिजिकल ग्रुप पे नहीं है, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है, आपको पता होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो वर्चुअल ग्रुप है। हम इसको इस ग्रुप की कैटेगरी में केवल रखकर एक एग्जांपल समझ रहे हैं, जबकि रियल फॉर्म में क्या होता है, रियल फॉर्म में फिजिकली जहाँ पर ग्रुप बनता है हम उसको ही मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से हम लोग व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं। देखो व्हाट्सएप पे हम लोग टीचर्स लोग क्या करते हैं, सिचुएशन एनालाइज करते हैं। जैसे आज मंडे है या ट्यूसडे है, सॉरी, तो ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को बीसीए वन की क्लास चल रही है, बीसीए फर्स्ट ईयर की। तो कोर्सेज ऑफ एक्शंस होते हैं, मतलब हम देखो कोर्सेज ऑफ एक्शन मतलब कई सारे वर्क हो रहे हैं वहाँ पे। हम क्लास ले रहे हैं, तुम लोग वहाँ से क्लास ले रहे हो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो। फिर इसी ग्रुप में किसी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क ना आ रहा हो सकता है आपके यहाँ मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा, ये प्रॉब्लम्स हैं ग्रुप की, है ना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये सोल्यूशन खोजना भी ग्रुप के मेंबर्स का काम है। हम लोग भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, तुम लोग भी इस ग्रुप के मेंबर ही हो। तो इस ग्रुप के प्रॉब्लम आ गई कि सर कुछ बच्चे क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, उनके यहाँ नेटवर्क नहीं रहता पर्टिकुलर टाइम में, या हो सकता है उनके यहाँ एक मोबाइल हो, पढ़ने वाले तीन चार लोग हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो क्लासेस ना अटेंड कर पा रहे हो, मोबाइल डिस्चार्ज हो, दीज आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अब इसका सोल्यूशन कौन ढूंढेगा? हम ही लोग मिलकर के ढूंढेंगे। हम लोगों को प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व और एनालाइज करने के लिए ही ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं, इस प्रोसेस को अटेम्प्ट करते हैं। अब इस प्रोसेस में देखो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो कुछ बच्चे क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं कि मैं तीन चार बच्चों से पूछूंगा कि हाँ यार तुम लोग क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे बताएंगे, कोई बताएगा सर मेरे यहाँ मोबाइल नहीं है, कोई बताएगा सर मेरे यहाँ मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, कोई बताएगा मेरे यहाँ
एक ही मोबाइल है, पढ़ने वाले तीन चार है, कोई बताएगा सर टेक्निकल इशू आ जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखो जिनके पास मोबाइल नहीं है, अब उनके लिए तो हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ नहीं सकते, तो हम उन्हें इस कैटेगरी से बाहर रखते हैं। अब ऐसे लोग आते हैं जो बता रहे हैं सर नेटवर्क नहीं है, एक ही मोबाइल है, पढ़ने वाले तीन चार हैं, और कुछ बता रहे हैं कि सर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है या लाइट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसका सोल्यूशन हमें मिलके ढूंढना पड़ेगा। तो इसका देखो सोल्यूशन क्या है, हमारा वर्क क्या है, पहले हमें अपने वर्क को समझना पड़ेगा कि आखिर हमने ये ग्रुप बनाया क्यों। ग्रुप हमने बनाया कि हम सिलेबस कवर कर सकें, बच्चों को क्लासेस दे सकें, बच्चों को असाइनमेंट दे सकें, बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर सकें, और बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर का। इसीलिए हमने ये ग्रुप चालू किया है ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। कुल हमारा मोटिव क्या है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि बच्चों का सिलेबस खत्म करना है एग्जाम के लिए। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन हमें ढूंढना, प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गई हैं, हमने प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर लिया है, अब हमें सॉल्यूशन एनालाइज करना है। तो सबसे बेटर सॉल्यूशन क्या है, अब हमने सॉल्यूशन निकाला कि एक काम करते हैं, हम नोट्स बना लेते हैं पीडीएफ फॉर्म में, उसको डाल देते हैं, फिर जो बच्चा क्लास नहीं कर पा रहा है वो बाद में पढ़ लेगा। मगर उससे क्या हो जाता है, उससे बच्चा समझ नहीं पाया, क्योंकि वीडियो क्लास में जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो चीज़ नोट्स में पढ़ोगे तो कम समझ में आएगी। डायरेक्ट अगर हम आपको केवल नोट्स दें तब कुछ बच्चे को प्रॉब्लम फिर जनरेट होगी कि सर समझ में नहीं आ रहा है, सबको क्या फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो फिर इसका एक और सोल्यूशन निकाला गया कि सर वीडियो ही भेज दीजिए रिकॉर्ड करके। तो चलो ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके हमने भेजना शुरू किया। मगर उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, कुछ बच्चों ने कहा कि सर सब लोग वीडियो भेजते हैं, 15-15 MB की रोज़ हम लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं, मेमोरी फुल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हो जाए कि हम वीडियो कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो एक और बेटर तरीका निकाल दिया, क्या कि एक YouTube चैनल बना दिया, उस पर अपना लिंक शेयर कर दिया। अब जिसको कभी भी वीडियो देखनी हो वो YouTube पे जाके दिन रात सुबह दोपहर शाम 24 घंटे कहीं पे भी जाके देख सकता है, भले उसके मोबाइल में मेमोरी हो या ना हो। तो इसका एक फाइनल सोल्यूशन निकालने का है जो प्रोसेस है, ये पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। और देखो ये जो डिसीजंस लिए जाएंगे ग्रुप में, ये एक बंदा नहीं लेगा। यानी जैसे हम टीचर्स नहीं लेते हैं अकेले, हम क्या करेंगे, हम पहले आपसे राय लेंगे, फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे, हम टीचर्स डिस्कस करते हैं, देन वी गॉट सम प्रॉपर सोल्यूशन, हमें तब एक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, विदाउट प्रॉपर डिस्कशन, विदाउट प्रॉपर पार्टिसिपेशन हम इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो अब जब सोल्यूशन मिल जाएगा तो अब हमारा जो स्पेसिफिक गोल है उसे हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने आपके सामने दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं टेक्निक की, और क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, पूरा किया जा सकता है। पहले एक क्या, यहाँ पे जैसे मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, ग्रुप डिसीजन मेकिंग कॉमनली नोन एज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, या एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, सो यू हैव टू नो दैट अनदर नेम ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। व्हाई कोलैबोरेटिव, बिकॉज एवरीबडी हियर कोलैबोरेट मीन्स एवरीबडी हियर पार्टिसिपेट। यहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे सब लोग प्रॉपर तरीके से एक दूसरे का साथ देते हैं ग्रुप में, इसलिए इसको कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैसे होता है ग्रुप डिसीजन, क्या क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में हम टेक्निक्स पढ़ते हैं, और उसके पहले हम लोग एडवांटेज जान लेते हैं क्या होता है एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस बोथ। देखो एडवांटेज दो होते हैं वैसे, मगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक की बात करूँगा। ठीक, पहला है यहाँ पे साइनर्जी। साइनर्जी जो है ये एनर्जी से ही बना है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो साइनर्जी भी एक तरीके की ऊर्जा होती है। ठीक है, जब हम ग्रुप में कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हमें एक प्रकार से एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, हमें एक प्रकार से अलग अलग तरीके की नॉलेज मिलती है। ठीक है, जिससे हमारा सोल्यूशन ढूंढने का तरीका और प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का तरीका चेंज होता है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमारा सेल्फ मोटिवेशन भी बढ़ता है। जो मेन एडवांटेज है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का वो है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सबसे मेन है। अब देखो अगर तुम्हारे सामने हम अकेले एक प्रॉब्लम रख दें, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम रख दें, ठीक है, तो क्या आप इसको आसानी से सबसे बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ पाओगे? शायद नहीं। ठीक है, और अगर ढूंढ भी लिए तो तुम्हारी नॉलेज वहीं तक सीमित हो जाएगी।
उसके आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे। ठीक। तो जब हम ग्रुप में डिसाइड करते हैं कोई चीज़, तो हमेशा याद रखो ग्रुप में डिसाइड करते समय उसमें हमेशा क्या होता है कि हमें दूसरों के साथ बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, दूसरों के साथ बैठकर बातें करते हैं, अलग अलग प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स और फिर उसका सोल्यूशन और उस सोल्यूशन का क्या लिमिटेशन और ड्रॉबैक हो सकता है वो भी पता चलता है। ठीक। उसके भी भाई देखो, जरूरी नहीं कि जो तुमने सोल्यूशन ढूंढा हो वो सबके लिए फायदेमंद ही हो सकता है किसी के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकता है, किसी के लिए वो पॉसिबल ही ना हो। ठीक है। तो ऐसे में हमें सबसे इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिलता है और हमें नॉलेज गेन करने में, कुल मिला के जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे सबके साथ, ठीक है, इंफॉर्मेशन का यहाँ मतलब है नॉलेज का, यहाँ मतलब है ज्ञान का। ठीक है। जब आप सबके साथ शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी शेयरिंग में अच्छी चीज़ें पता होती हैं, पता चलती हैं। ठीक। सो द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस, मेन एडवांटेज इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और यू कैन से गेनिंग ऑफ नॉलेज। ठीक। ये भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ग्रुप में डिसीजन का? देखो, डिसएडवांटेज की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग का एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है, पर फिर भी इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज जैसे क्या है? पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब देखो हुआ क्या, मान लो 4 लोगों का या 5 लोगों का आपका ग्रुप था, कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसको प्रॉब्लम को एनालाइज किया और उसको सॉल्व किया, क्योंकि सोल्यूशन जो सबसे बेस्ट होता है वही माना जाता है ना। अब हो सकता है जो सोल्यूशन आपने दिया वो उतना बेस्ट ना हो। ठीक। तो जब आपके दोस्त का सोल्यूशन ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग आती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की। मतलब ऐसा आपको लगता है कि यार मुझे यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, एक आपके अंदर पर्सनल फीलिंग जनरेट होती है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। दूसरा है लोअर एफिशिएंसी। लोअर एफिशिएंसी क्या होता है कि कभी कभी ग्रुप में जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक्टिव मतलब जो हमेशा हर चीज़ में एक्टिव हो, हर चीज़ में प्रोसेस में एक्टिव होते हैं, तो वो तो डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, मगर एक आध बंदा ऐसा होता है जो थोड़ा सा लूज टाइप का होता है, लेजी टाइप का होता है, आलसी होता है, तो उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होने के बजाय और घटती जाती है, वो और व्यक्ति आलसी होता जाता है। ठीक। एक ग्रुप थिंक भी है, ग्रुप थिंक की डिस्कशन मैं बाद में करूंगा जब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। बहरहाल मैं इसको शॉर्ट में समझा दूं कि ग्रुप थिंक जो है एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें कि जो आपस में लोगों में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है। इलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, अलग अलग तरीके के, मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले की बात गलत है। ठीक। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली जो इशू बनती है ग्रुप में, वो हम लोग ग्रुप थिंक में रखते हैं। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं टेक्निक्स की। टेक्निक्स, और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। स्क्रीन पे आप लोग देखते रहिए, मैं तब तक एक पीपीटी आपके सामने ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी उसको। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो प्रोसेस होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक। अब इस टेक्निक में क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको डिक्टेट कर देता हूँ। इस टेक्निक में ग्रुप के सभी मेंबर साथ में बैठते हैं। ठीक। साथ बैठ करके एक उनके सामने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर जैसे उन्हें कोई नया आइडिया जनरेट करना हो वो होता है, तो वो चीज़ वो फाइंड आउट करते हैं, उसके सॉल्यूशंस। ठीक। सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और अकेले में फाइंड करेंगे। ठीक है। अभी इसकी पीपीटी मैं ओपन कर रहा हूँ, इसकी पीपीटी भी आप लोग देखिए तो आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तब तक हम लोग इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 से 10 लोग जो मेंबर होते हैं ग्रुप के, जैसे मैंने उस दिन समझाया था जो स्मॉल और लार्ज ग्रुप होता है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग स्मॉल ग्रुप्स में ही ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़े ग्रुप में ये टेक्निक यूज़ करने में क्या होगा, थोड़ा सा हौश पौश हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि 5 से 10 लोगों को एक राउंड टेबल बिठाते हैं और उनको एक एक पेपर और पेन दे देते हैं और बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, या हमें एक नया आइडिया इससे रिलेटेड कुछ निकालना है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि एक जो है ऐप बनाना है पढ़ाई के लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ज़रा उसके आइडियाज़ दो कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए। तो अब सभी बच्चे
एक एक पेपर पे अपने अपने आइडिया लिखिए। तो सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने आइडियाज़ जनरेट करना शुरू करेंगे, एक पेपर पे लिखना शुरू करेंगे। ठीक, तो इस आइडिया में यही किया जाता है, सबको एक एक पेपर पेन दे दिया गया और सब लोग अपने अपने यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज़ एक एक पेपर पे लिख दिए, या एक एक ब्लैक बोर्ड पे सबको बुला के कॉमनली अलग अलग ब्लॉक्स बना करके लिखवा दिया गया। इसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग किया गया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में फिर सबके आइडियाज़ को चेक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ग्रुप का हमेशा एक लीडर होगा। ठीक, लीडर होता है हमेशा ग्रुप का, ग्रुप और टीम दोनों का पर्टिकुलर टाइम पे एक लीडर होगा। तो वो लीडर क्या करेगा, वो सारे आइडियाज़ को सारे मेंबर्स के साथ डिस्कस करता है, मतलब उसी के आइडियाज़ को डिस्कस करेगा, फिर उसके आइडियाज़ के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ड्रॉबैक होते हैं, वो डिस्कस करेगा। ठीक, आपस में डिस्कस करते हैं, सब लोग मिल करके डिस्कस करते हैं, फिर जो सबसे बेस्ट आइडिया होगा उसको हम लोग चयन करते हैं, उसका चयन कर लेंगे। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे देखो यहाँ सबको ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला सबको ये वाला डायग्राम दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये एक एग्जांपल है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है। जैसे मान लो तुम्हारे तीन दोस्त थे, मतलब तुम तीन दोस्त हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप तीन जो हैं, तीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स हैं आप लोग। ठीक, तो अब एक का नाम एफ है, एक का नाम एम है और एक का नाम ओ है। ठीक, एक का नाम एफ, एक का नाम एम, एक का नाम ओ। तो तीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, एफ एम ओ। तो अब इन तीनों ने कहा यार थोड़ा सा देखते हैं, तीन नहीं इसको चार कर लेते हैं, थोड़ा समझने में और आसानी होगी। चार फ्रेंड्स हैं। ठीक, सो देर आर फोर फ्रेंड्स। तो एफ एम ओ और एक का नाम हो गया पी। तो चार दोस्त थे। तो पहले वाले एफ ने इन चारों को क्या हुआ, कहे यार बोर हो रहे हैं, टाइम पास कैसे किया जाए। अब क्या है देखो, अब एग्जाम्पल समझना, बोर हो रहे हैं ये एक आपके सामने कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है। मान लो जैसे अभी आप लोग लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे बैठे आप सब लोग बोर हो रहे हो, अब आपस में आप चार दोस्त मिले, यार कहे क्या किया जाए, थोड़ा सा टाइम पास हो। तो अब समझ लो लॉकडाउन खत्म हो गया, मगर तब भी स्कूल कॉलेज आपका खुला नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो अब जो एफ था उसने बताया ये प्लेइंग आउटसाइड। उसने कहा कि यार चलो बाहर चल के खेलते हैं। खेलने में क्या क्या कर सकते हैं, उसने बताया यार ये खेल सकते हैं, मतलब जंपिंग इन पडल्स, मतलब ऊपर नीचे वाला गेम खेल सकते हैं जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, ऊंच नीच वाला गेम। ठीक, ट्रम्पलाइन पे जा सकते हैं। ठीक है, और या तो साइकिल चला सकते हैं। ये इसके आइडियाज़ थे, किसके, एफ के। अब एम ने क्या क्या, यार थोड़ा सा घूमने चलते हैं। कहाँ जा सकते हैं, कहता है यार चलो मैं अपने दादाजी के यहाँ घुमा लाता हूँ। दूसरा क्या कहता नहीं चलो अच्छा चलो डिज्नीलैंड भी चल सकते हैं, या तो चलो जू चलते हैं। उसने घूमने का आइडियाज़ दे दिए तीन। ओ ने कहा चलो खिलौने से खेलते हैं, तो उसके पास रिमोट कंट्रोल भी कार्स थी और छोटे छोटे जानवर भी थे। और जब पी था, तो पी का कुछ और था मन, कोरस, मतलब वो जो गेम्स, अरे सॉरी म्यूजिकल वाले होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो बजाने के लिए। तो अब इन चारों ने अपने अपने आइडियाज़ दे दिए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ठीक है, अपने आइडियाज़ में भी देखो, खेलना है बाहर तो क्या क्या खेल सकते हैं। एक ने कहा छुट घूमने चलते हैं, यहाँ यहाँ घूम सकते हैं। एक ने खिलौने से खेल सकते हैं, ये इतने इतने खिलौने। एक ने कहा नहीं चलो म्यूज़िक से खेलते हैं। सबके आइडियाज़ हो गए। अब इन चारों ने क्या किया, इन चारों में जो ओ था, ओ जो है वो टीम लीडर है इस ग्रुप का, मतलब इस ग्रुप का टीम लीडर है। अब ओ के आइडियाज़ थे खिलौने वाले, मगर बाकी चार ने भी आइडियाज़ दिए, बाकी तीन ने भी दिए। तो अब ये सब आपस में अपने अपने आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे अब ओ पहले एफ के साथ डिस्कस करेगा, कहेगा अरे यार ये खेलेंगे तो हमारा पैर टूट सकता है। ठीक है, ज़्यादा बाहर कूदेंगे तो हम थक सकते हैं या हमें कोरोना हो सकता है। साइकिल चलाने जाएंगे तो ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते, घर वाले मना कर रहे हैं। तो उसमें उसको कहा कि नहीं चलो ये ठीक है कुछ कुछ, बाकी तुम्हारे दो आइडियाज़ जो हैं वो काम नहीं करेंगे, बाहर जाने के लिए घर वालों ने मना किया है। फिर एम की बारी आती। एम कहता है ग्रैंड चलो मेरे दादाजी का घर बगल में, वहाँ घूम आते हैं। तो कहता है चलो ठीक है देख सकते हैं। जू तो बंद है तो जू तो जा ही नहीं सकते हम लोग, और डिज्नीलैंड भी बंद है तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते। ठीक, अब ओ ने कहा मेरा आइडिया देख लो। मेरा आइडिया क्या है, हम लोग खेल सकते हैं, चाहे हमारे छोटे छोटे जो खिलौने वाले जानवर हैं उससे खेल सकते हैं, और चाहे तो रिमोट कंट्रोल कार से खेल सकते हैं। ठीक, सो दे आर देयर आइडियाज़। तो ये आइडियाज़ उन्होंने दे दिए।
तो ये हुआ कि यार रिमोट कंट्रोल कार से खेलना तो बहुत अच्छा होगा। तो फाइनली कुछ एक चीज़ सेलेक्ट हुई कि हाँ रिमोट कंट्रोल कार सही है, या फिर हम लोग म्यूज़िक सीख सकते हैं कहीं पर जाके इस तरीके से। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका होता है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको किस तरीके से हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है ग्रुप में जब हम लोग बैठते हैं। देखो ये तो एक खिलौने खेलने वाली आदत है, मगर जब ग्रुप में हम लोग करते हैं तो वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग पर्टिकुलर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर हो सकती है, या नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना हो तो कैसे उसके पैकेजिंग होगी, कैसे उसकी क्या नाम होगा, क्या इवन तुम जान लो जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे लोग अपने अपने बैठ करके नाम देते हैं, केवल उस प्रोडक्ट का नाम, कि मतलब इस प्रोडक्ट का नाम ये रखा जाए, इसका असर ये आएगा। जैसे तुम लोग देखते हो ना कि अब मैगी का नाम मैगी पड़ा है, वो कंपनी ने सोच के रखा होगा, जबकि मैगी तुम्हें याद होगा मैगी लड़कियों का नाम होता है। मतलब अगर तुम वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ मैगी इज़ अ नेम ऑफ गर्ल्स, ये फीमेल नेम्स है। ठीक, कंपनी का नाम नेस्ले है, पर वहाँ पे उसका उस नूडल्स का नाम मैगी रखा गया, अब वो आज इतना फेमस हो गया, जबकि वो क्या है, वो एक लड़की का नाम है मैगी। ठीक, तो ये रखा गया होगा ना, किसी कुछ सोच के रखा गया, और ये ऐसे नहीं रखा गया होगा, इसमें बहुत लोगों ने आइडियाज दिए होंगे इसी तरीके से, तब ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, दूसरी तकनीक है नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग। अब यहाँ पे लिखा है दिस टेक्निक इज सिमिलर टू ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये टेक्निक क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी है, बट इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड। इस क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। वो क्या था, अनस्ट्रक्चर्ड था, मतलब उसमें सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग आइडियाज दे दिए, फिर बाद में डिस्कस कर लिया। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड कैसे है, ये क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा मोटिवेशन देता है। जितने भी मेंबर्स हैं ये अपने अपने आइडियाज़ ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नए आइडियाज़ को, मगर शांतिपूर्वक करते हैं। ठीक है, आपस में बात नहीं करेंगे। ठीक, मतलब जब भी आइडियाज जनरेट, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग में बता दूं क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में लोग आपस में जब साथ में बैठे होते हैं तो वो आइडियाज शेयर कर करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर वो वाला डायग्राम जो भी हम लोगों ने देखा, तो उसमें एक ने बोला बाहर घूमने चलते हैं, तो बाहर घूमने चलते में भी 3 आइडिया दिए उसने, जू चल सकते हैं, डिज्नीलैंड। तो ये अकेले का उसका काम नहीं, उसके बाकी दोस्त उससे बता रहे होंगे कि हाँ बाहर चल सकते हैं, चल यहाँ चल सकते हैं, वहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं। मगर नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग में क्या होगा, नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग में आप आपस में बात नहीं करोगे, आप सब लोग अलग अलग बैठ के काम करोगे। ठीक, और बाद में इसमें जो ग्रुप लीडर होगा वो आपस में आपसे डिस्कस कर लेगा, आपका आइडिया दूसरे के साथ, दूसरे का आइडिया तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, कैसे करता है वो देख लीजिए आप, किस तरीके से ये किया जाता है। नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग में जैसे मान लो यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होगे, ग्रुप लीडर जो है वो खड़ा हो जाएगा आके, और यहाँ पे सबके आइडियाज़ को पेस्ट कर दिया गया। ठीक है, मान लो ये वाला जो आइडिया है वो इस बंदे ने दिया है, ठीक, ये वाला जो है वो इसने दिया है, और जो ये वाला आइडिया है ये इसने दिया है। ठीक, तो अब तीनों के आइडियाज़ को पेस्ट कर दिया गया। जो इसके आइडियाज़ हैं इसके आइडियाज़ को डिस्कस किया जाएगा इसके साथ, इसके आइडियाज़ को डिस्कस किया जाएगा इसके साथ, और इसके आइडियाज़ को डिस्कस किया जाएगा इसके साथ। इससे क्या होगा, जब हम एक दूसरे के अलग अलग आइडियाज़ को दूसरे व्यक्ति से डिस्कस करेंगे तो हमें उस आइडिया की लिमिटेशन और ड्रॉबैक अच्छे से पता चल जाएगी, और फिर जिसके आइडिया में सबसे कम लिमिटेशन और सबसे कम ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज रहेगा उसके आइडिया को हम लोग फाइनली सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग। अब आते हैं हम लोग डायडेटिक इंटरेक्शन पे, जो कि सबसे मेन है। ठीक, डायडेटिक इंटरेक्शन थोड़ा सा कैसा है, ये यस और नो की कैटेगरी पे आता है। ठीक है, यस और नो की कैटेगरी पे कैसे आएगा, ये डायग्राम से समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे डायडेटिक में आप लोगों के सामने एक जो बीमारी है डेंगू की बीमारी का सोल्यूशन दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोग डेंगू की बीमारी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये तरीके का नाम होता है डायडेटिक टेक्निक। इस टेक्निक में सबसे मेन होता है यस और नो कैटेगरी। आप लोग देख रहे हो कि हर जगह 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 यहाँ पे नो यस, ठीक है, नो यस, इस तरीके से लिखा है। ये टेक्निक आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, एक इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको ये पता करना हो कि कोरोना के सिम्टम्स क्या क्या हैं, या इस व्यक्ति को कोरोना है कि नहीं है। मान लो आपके घर में एक व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ आपने देखा,
कि हाँ कुछ कुछ इसके लक्षण कोरोना वायरस से मिल रहे हैं। तो अब आपको कैसे पता करोगे कि एग्जैक्टली इसको कोरोना है कि नहीं है? ये एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे डेंगू का दिया है, डेंगू के बारे में उतना आपको जानकारी नहीं है, प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है, मैं उसके बारे में देता हूँ। अब मान लो उस व्यक्ति को आप अपने सामने बिठाते हो, ठीक है, ये आपने बिठा लिया। बिठाने के बाद आपने उससे पूछा क्यों, उल्टी जैसा कुछ लग रहा है क्या, या तेज बुखार है? तो वो बोलेगा नहीं तेज बुखार तो नहीं है। चलो ठीक है। अगर बोल दिया हाँ यार है, तो वो आ गया हाई रिस्क में। होता है ना जब किसी को तेज बुखार हुआ और उल्टियाँ आ रही हैं तो हम लगता है अरे नहीं नहीं हो सकता है, मगर उसमें भी एक चीज़ होता है भाई, किसी को तेज बुखार और उल्टी जरूरी थोड़ी ना उसको कोरोना हो सकता है, उसको कोरोना वायरस भी हो सकता है मलेरिया डेंगू भी हो सकता है नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल जैसा फ्लू होता है। तो उसमें हम लोग कैटेगरी देखते हैं कि ये एक सर्वे होता है हमेशा, ये किसी एक पर आप नहीं करोगे कभी भी। इसके लिए जैसे आपके पास 100-200 लोग हों, 100-200 लोग हों और आपके पास प्रायर प्रीवियस रिजल्ट्स हों कि 200 लोगों पर आपने सर्वे किया हो पहले ही, या कहीं से आपके पास एक रिजल्ट आया होगा कि 200 लोगों पर सर्वे किया गया, जब 200 लोगों में 40 लोगों को बुखार होता है और उल्टियाँ होती हैं तो उनको कोरोना हो सकता है। तो ये हम लोग हाई रिस्क की कैटेगरी में रख दिए कि 200 में 40, ठीक है, ये एक रेशियो बन गया, ठीक, 5:1 का। तो 5:1 का अगर रेशियो बन रहा है तो ये हाई रिस्क में रख दिया गया कि 5 में से किसी एक आदमी को ये बीमारी हो सकती है, हाई रिस्क में रख दिया आपने, ठीक। अगर उसने कहा नहीं नहीं है, तो फिर जब नहीं बोल दिया तो आप आगे बढ़िए। अब पूछिए कि क्या शरीर में दर्द और नाक बह रही है, सूखी खांसी आ रही है, तब कहेगा हाँ आ रही है, तब भी क्या हुआ, वो हाई रिस्क की कैटेगरी में हो गया। और अगर बोल दिया नहीं तो कहोगे अच्छा तब ठीक है। जब कुछ नहीं है तो फिर ये बताओ, हो सकता है, देखो अभी ये जैसे आपके सामने बताया गया होगा कि कुछ हो सकता है, कोई कोई पेशेंट होगा जिसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं कि उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन शो नहीं कर रहा होगा, फिर भी उसको कोरोना हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन है तो भी हम उसमें लो रिस्क और हाई रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट में हम उसको रिजल्ट्स, देखो यहाँ पे जैसे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 4 का कहना है नो, 1 का कहना है यस, ये एक पहले से सर्वे किया हुआ था, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि किस आधार पर आप उसको किस कैटेगरी में रख रहे हो। तो ये उस तरीके की प्रॉब्लम है। अब इसका एक और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट है, जिसको समझ में नहीं आया घबराने की कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। मान लो तुम्हें बाजार जाना है सब्जी खरीदने, सीधी सी बात है। अब तुम्हारे पास साइकिल है, बाइक है और तुम पैदल जा सकते हो, तीनों रास्ते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे समझो, तुम्हें ये पता करना है कि मैं कैसे जाऊँ कि मुझे पैसा मेरा कम से कम खर्च हो। तो पहले तुम ऑप्शन लिखो बाइक्स, ठीक है, बाइक के नीचे लिखो क्या बाइक से जाने पर खर्चा कम लगेगा या ज़्यादा, तो सीधी बात है यार, बाइक से जाओगे पेट्रोल लगेगा तो उसमें खर्चा क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, उसके नीचे लिखो यस। अब दूसरा लिखो अब साइकिल, तो साइकिल से जा रहे हो खर्चा कम लगेगा ज़्यादा, तो साइकिल से जाने में कौन सा खर्चा लगता है, कोई नहीं लगता, सीधे लिखो नो। और इधर लिखो पैदल जा सकते हैं, तो पैदल लिखोगे खर्चा ज़्यादा होगा कि कम, तो उधर भी खर्चा नो। अब तुम्हें डिसाइड करना है साइकिल से जाना है या पैदल जाना है। अब तुम्हारे सामने दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, डिस्टेंस वाली। अब मान लो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो पैदल जाओगे तो क्या हो जाएगा, थक जाओगे। तो अब तुम वहाँ लिखोगे, ठीक है, ये चीज़ लिखना पड़ता है हमें बॉक्स बना बना के कि साइकिल, और उसके नीचे एक प्रॉब्लम आ गई क्या, डिस्टेंस या थकने वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। चौथी टेक्निक है डेल्फी टेक्निक, ठीक है। डेल्फी टेक्निक को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का। डेल्फी टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, डेल्फी टेक्निक में हम लोग एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, ग्रुप में जो एक्सपर्ट होता है उसको बिठाते हैं। जैसे मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, 10 में 4 लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक। तो एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। जैसे मान लो कॉलेज में डेकोरेशन करना था, तो डेकोरेशन में जो लोग एक्सपर्ट हैं, अब पूछना है कि बेटा ये बताओ कि डेकोरेशन में कितना चार्ट पेपर लग जाएगा, कितना कलर लग जाएगा, कितनी स्केच लग जाएगी, कितनी कैंची लग जाएगी, कितना टेप लग जाएगा। तो हम उनसे एक पेपर देंगे जिसमें क्वेश्चंस लिखा होगा कि इतना इतना सजाना है, इतने इतने में कितना वो लगेगा, टेप लग जाएगा, कितना वो लग जाएगा। तो सब लोग क्या करेंगे, उसमें अपनी अपनी राय दे देंगे, फिर वो हमारे पास आ जाएगा, यानी जिनको डिसीजन लेना है उनके पास। फिर हम उसको उसी आधार पर उनको दूसरा क्वेश्चन बना के देंगे, ठीक है। अब मगर ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता करता है कि डेकोरेशन में कम से कम खर्चा कैसा हो सकता है। तो जब तक हमें इस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल जाएगा कि कम से कम खर्चा कैसे हो सकता है, तब तक हम डेल्फी टेक्निक अपनाते रहते हैं, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन उन एक्सपर्ट्स को देते रहेंगे,
जैसे अगर कोई कह देगा सर 10 कैंची लगेगी, तो अब 10 कैंची लेना, मान लो पैसा खर्च होना होगा, जब 3 कैंची में काम हो सकता है, तो उस 10 कैंची वाले रिस्पॉन्स पे हम उसको दूसरा क्वेश्चन देंगे कि कैंची के सिवा क्या कोई और तरीका नहीं है, क्या कोई और वो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल सबको, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है इन चारों टेक्निक्स में, या मैं आगे बढ़ूं? अभी देखो हमारा एक टॉपिक रह गया है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमारा एक टॉपिक रह गया है, टॉपिक जो है वो है तुम्हारा टीम वर्सेस ग्रुप, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी ख़त्म करेंगे। ये है, उसमें लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 10 है। और असाइनमेंट मैंने दे दिया है, असाइनमेंट आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक। किसी को कुछ पूछना है आज के प्रॉब्लम्स में, या नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? बोलो भाई।